नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डिवाइस न्यूज एनालिसिस के अंदर। देखिए, एक न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो अभी चर्चा के अंदर है वो है कोरोना वायरस इन चाइना। आप देखेंगे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर इसको कवर किया गया है। चाइना के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो है कोरोना संक्रमित लोग जो हैं बढ़ रहे हैं वहाँ पे, है ना। कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से, कोविड-19 के केसेस जो हैं चाइना के अंदर मास लेवल में देखा जा रहा है कि बढ़ रहे हैं। अब इसका आगे क्या इंडिया में इम्पैक्ट होगा, क्या कैसा रहेगा, क्या महामारी कितना विस्फोटक रूप ले सकती है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखना है, शेयर कर दीजिए सबसे पहले, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सतर्क हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, है ना। इसके पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं चाइना के बारे में कि चाइना के अंदर जो है अस्पताल, शमशान, मेडिकल स्टोर, हर जगह बिल्कुल लाइन लगी हुई है। चीन के अंदर कोरोना केस इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं आपको मतलब वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। मेडिकल स्टोर्स में लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, है ना। और बताया जा रहा है कि 24 घंटे लगत, जो बीजिंग शहर है चाइना का, वहां पे अंतिम संस्कार जो है 24 घंटे चल रहा है मास लेवल पे। आप सोचिए कितनी परसेंट लोग, ऐसा बताया जा रहा है 60% चाइना की आबादी को जो है यहाँ पे संक्रमित हो सकती है। अमेरिका के जो एक्सपर्ट है वो जो है बोल रही है कि जो चाइना की सरकार है उसे ही जिम्मेदार ठहरा रही है। क्यों? उन्हें बता रही है क्योंकि चाइना की वजह से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और चाइना फिर से ये चीज़ों को लेके आ रहा है। हालांकि इंडिया में इसका जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अभी चाइना को क्यों ठहरा? क्योंकि चाइना ने आइसोलेशन सिस्टम बंद कर दिया था। चाइना ने क्या बंद कर दिया? वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर 38% है ना। भारत को कोई भी हालांकि खतरा नहीं है, बट फिर भी आप को और हमको क्या करना है? सतर्क रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाना है अगर किसी का नहीं हुआ है तो। मैं बता देना चाहता हूं, जो अभी हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, चीन में कोरोना से हाहाकार, शव रखने की जगह नहीं बची हुई है। 90 दिन में चीन की जो 60% आबादी है वो कोरोना से संक्रमित हो सकती है और लगभग आशंका जताई जा रही है कि लगभग लाखों लोगों की यहाँ पे मौत होने की आशंका है, मौत हो सकती है ना। 3 महीने में दुनिया के लगभग 10% लोग कोरोना से संक्रमित होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है, ये जागरूकता बनाए रखना है। आप लोग अगर अभी आप लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है या आप लोगों ने एक तरीके से हाथ को सैनिटाइज करना छोड़ दिया है, ये इस तरीके से अगर आप लोगों ने कर दिया है तो आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉपर वे में रेगुलेशन रखिए, है ना। और अगर मैं सबको यही बोलूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको और हमको सुरक्षित रखेगा। अगर सुरक्षित रहेंगे तभी हम आगे कोई भी काम जो है अपना कर सकते हैं। चीन में अगर आप चाहें तो न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हैं, है ना। चीन में कोरोना प्रबंधन ढील के बाद वहाँ संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों से सभी बेड भरे हुए हैं, दवाई नहीं है, जहां है वहां भी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, दवाइयों की कमी पड़ रही है। अभी 1-2 दिन पहले, कल ही की बात है, कल की खबर है, कल की खबर आई थी कि जो ब्लड है वो बहुत तेजी से कम हो गया था। कम मतलब ब्लड की शॉर्टेज हो गई थी चाइना के अंदर। जो है इस तरीके से दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि एक तो देने वाले कम है, कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो तो ब्लड दे नहीं सकते हैं। अब जो देने वाले हैं वो लोग भी कम हो गए हैं, है ना। और आबादी भी उनकी क्या हो रही है? ज़्यादा ज़्यादा जो हो रही है, एजेड हो रही है, इसलिए भी ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है ना। देखते हैं क्या होता है ना। और अभी इंडिया के अंदर भी जो है इसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या चलना, क्या है, क्या मे भी पॉसिबल इन नियर फ्यूचर जो है इसके ऊपर प्रतिबंधन लगाया जा सकता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह जो हैं रोकी जा सकती हैं चाइना से लेकर, या कुछ जो भी है स्टेप्स धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के हमारे लेक्चर को। सो टुडे इज 21 December 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। The first article which we are going to discuss is related to new scanners to speed up security check at airport, है ना। अभी क्या होने वाला है कि अभी एक न्यू स्कैनर्स आने वाले हैं। जैसे अगर आप लोग एयरपोर्ट गए होंगे और एयरपोर्ट में आप देखिए ना कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को आपको एक डब्बे में रखना होता है ना, एक तरीके का।
और फिर वो अलग से चेकिंग होती है, आपके बेल्ट उतरवा लिए जाते हैं, इस तरीके से बैग्स वगैरह, तो वो अलग से चेकिंग होती है उसकी, और फिर आपका स्कैन करके अलग से आप लोग जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, अब एक न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्क्रीन कैबिन बैग लेके आएंगे, जहाँ पे आपके इस तरीके से ये सारी चीज़ें, बेल्ट वगैरह उतरवाना, मोबाइल फ़ोन रखवाना, ये सब नहीं किया जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, पूरी तरीके से उसको स्कैन कर लेगा आपको, और फिर आपको बता देगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह सबको स्कैन कर लेगा कि कोई फॉल्ट है या कुछ ऐसा गड़बड़ चीज़ है तो वो पकड़ लेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम मूव करते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। चलिए मैं सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन की ओर चलता हूं कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल यू हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक इन द लिंक। आप लिंक में क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एडिवर्स न्यूज एनालिसिस करके सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में और डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे, है ना। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, एडिवर्स न्यूज एनालिसिस के नाम से हमारा ये पेज है ना। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, है ना, इंपॉर्टेंट जो क्यूजेस वगैरह हो जाती हैं, क्यूज वगैरह होती है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो ये आपको जरूर से जरूर क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए, एडिवर्स न्यूज एनालिसिस फॉर द पीडीएफ इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस टू फॉलो आवर पेज, है ना। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, _प्रकाश द्विवेदी _ के नाम से मेरी एक आईडी है, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज, बहुत सारे लोग की जो है अभी जो क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं उनको सॉल्व करता रहता हूँ। जैसे कि एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हो गई, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हो गई, आपके करियर रिलेटेड क्वेरीज हो गई, या फिर कोई पर्सनल क्वेरीज हो गई। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको लाइफ के अंदर, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लग जाता है मैसेज को रिप्लाई करने में, बट डोंट वरी, आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के ऊपर नजर मारते हैं। देखिए, जो पहला आर्टिकल है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, द फर्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यहां पे बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी की नहीं की जा रही है, बल्कि एक बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान रखना है आपको। क्या करना है यहाँ पे, अपहोल्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन द फोर्थ इंस्टीट्यूशन। ये कह रहे हैं, ये दिल्ली बेसिक लॉयर हैं, वो कहते हैं कि फोर्थ ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाने की आवश्यकता है, हमें खड़ा करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जैसे 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी देश के अंदर 3 मेनली फंक्शन होते हैं। कौन सा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, एंड जुडिशरी जो उसको जस्ट करते हैं, मतलब फैसला वगैरह सुनाते हैं, है ना। तो आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, LEJ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर बोला जा रहा है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी देयर इज नीड टू बी एन फोर्थ ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फोर्थ ब्रांच की आवश्यकता है जो कि इंडिपेंडेंट हो। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, आपका इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, है ना, जो भी इस तरीके से बॉडीज हैं वो सब क्या किसके अंडर में आती हैं, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के अंडर में आती है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आती हैं। यूपीएससी हो गया, है ना, जो वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, तो इस क्या होता है, ये सभी किसके अंडर आती है, एग्जीक्यूटिव के अंडर में आती हैं। बट यहां पे बताया जा रहा है कि अब जरूरत है कि हम इसके तहत अलग से कुछ बातें करें, कि इसको एग्जीक्यूटिव से अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसका पूरा कंट्रोल रहेगा, इसे इंडिपेंडेंट बनाने की आवश्यकता है। जैसे जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, उसी तरीके से हमें एग्जीक्यूटिव के कुछ बॉडीज को अलग से इंडिपेंडेंट बनाने की आवश्यकता है। वैसे तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी अपॉइंटमेंट, उसको हटाना, बहुत सारी चीजें जो हैं एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अगर इंडिपेंडेंट होगी तो हमारी प्रॉपर डेमोक्रेसी का हमें फायदा मिल पाएगा और हमारी डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से चल पाएगी। एग्जाम्पल दिया गया है अलग अलग कंट्रीज का। यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीकन, केनियन,
कॉन्स्टिट्यूशन हैव डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फोर्थ ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डेडिकेटेड प्रोविजन रखा गया है, क्या, फोर्थ ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सच एज द ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट कमीशन को देखेगा, इलेक्शन कमीशन। देखिए इसको एक कितनी पावर दी गई है इसको कि बोला गया है दिस इज व्हाट, दिस इज अ फोर्थ ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना। जैसे कि 3 ब्रांच आपको पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसी तरीके से फोर्थ ब्रांच को यहां पे रखा गया है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी लाने की आवश्यकता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सच सिमिलर फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन, व्हाइल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑब्वियसली एन एग्जांपल। अदर इंक्लूड, अदर कैसे हो, जैसे कैग हो गए, है ना। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि किस किस को फोर्थ ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूशन के अंदर रखा जा सकता है ना। मेरे साथ लिस्ट बनाइए, लिख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, लिख लीजिए CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC जो होती है ना, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो प्रॉब्लम क्या है इन सब के बीच में, प्रॉब्लम क्या है, हाउ दिस वॉल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गोज फॉर द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस की बात करता है इन सब की, बट कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना। द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट लाइज एक्सक्लूसिवली विद द एग्जीक्यूटिव। जो अपॉइंटमेंट की पावर है इन सब के अंदर, जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके पास है, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास है। तो आप बोलेंगे सर फिर कौन करेगा इनकी अपॉइंटमेंट, है ना, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं कैसे इनकी अपॉइंटमेंट की जाए कि ये किस तरीके से वर्क करे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वर्क करे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वर्क करे, एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बॉडी हो, जैसे कि जुडिशरी है ना, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि लेजिस्लेटिव है, तो इस पे क्या करने की आवश्यकता है, वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे उस चीज को। क्या लिखेंगे, अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है, इट इज एन इंपॉर्टेंट नोट दैट ऑलमोस्ट नो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अलाउ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सोल पावर टू स्टाफ अ बॉडी एज इंपॉर्टेंट सस्टेनिंग डेमोक्रेसी इन द इलेक्शन कमीशन। कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जहां पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल करे इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन को ही कंट्रोल कर रहा है, इलेक्शन कराने वाले को ही, तो कहीं ना कहीं उसके फेवर में चीजें होती हैं, बाइसनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसलिए आवश्यकता है कि इसको अलग करने की। तो क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व द गवर्नमेंट, द अपोजिशन, द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंड द जुडिशियल एक्सपर्ट इन अ मैनर दैट no one center of power has dominance और वीटो। किसी एक के पास प्रॉपर पावर या वीटो नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव है तो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कर ले, चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कर दे, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर दे। तो ये जरूरी नहीं है ना, इस तरीके से करने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, आप आइए, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक आदमी आएगा, है ना, कोई भी आप ले लीजिए। एक आदमी कहां से आएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को ले लीजिए, क्योंकि जो अपोजिशन में बैठा है वही तो ट्रू डेमोक्रेसी है। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों जब एक साथ होकर काम करेंगे तभी तो ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब निकलेगा, है ना। इंडिपेंडेंट, और फिर साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही रहे, उसके साथ एक्सपर्ट पैनल होना भी आवश्यक है। एक्सपर्ट पैनल कौन सा, जैसे कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लेके आइए, आप उस फील्ड से रिलेटेड इंडिपेंडेंट एक एक्सपर्ट लेके आइए जो एक्सपर्ट हो उस मामले में। जुडिशियली एक्सपर्ट लेके आइए अपने। अब यहां पे देखिए ना, कौन कौन आ गया, लेजिस्लेटिव आ गए, कौन कौन आ गया, एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया, जुडिशियरी भी हो गया। अब देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव का पार्ट है ना, गवर्नमेंट में जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों का पार्ट है। जुडिशियरी के अंदर एक्सपर्ट हम ले लिया है और साथ में हम एक एक्सपर्ट भी ले आए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना किस कौन कौन यहां पे आ गया, उसके अपॉइंटमेंट के लिए हर तबके से लोग आ गए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यही चीजें आपको आंसर में लिखना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आंसर राइटिंग में अपने नोट्स के अंदर इसको जरूर से जरूर नोट करना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है, और इसके ऊपर 100% श्योरिटी में क्वेश्चन आएगा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए ये पॉइंट यूज नहीं होगा, हर बॉडी जो भी इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो उस सब बॉडीज के लिए ये यूज होगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मैंने क्या करके रखा है,
एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोग क्वेश्चन को इसको पढ़िए और कोशिश करिए इसका आंसर देने की। वैसे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके भी कैसे लिखना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मेंस का एक क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कौन कौन से, सबसे पहले क्या पूछा है, अंडरलाइन के लिए क्या अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, क्लियर। टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, क्या क्या इंश्योर करना है हमें, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है और इम्पार्शियलिटी को, कि पार्शियलिटी ना हो, ऑफ द किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी को बताना है। पहले बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या मेंशन है, क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए उसे बताना है। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या क्या हैं, एंड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब फंक्शन करता है तो उसमें क्या लिमिटेशन है। एक प्रॉपर क्वेश्चन है, अगर आप इसको 250 वर्ड में लिखना चाहें तो इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कल से हम क्या करेंगे, इसी अप्रोच में हर दिन आप लोगों के लिए एक मेंस का क्वेश्चन और कुछ प्री के क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। देखिए सिग्निफिकेंस आप पहले बता दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि पहले पूछा है ना, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस बताइए दीजिए, इंट्रो के अंदर आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्यों इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, या क्यों हम इस क्वेश्चन का आंसर दें, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बरकरार रखने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना। नाउ सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। देन लिमिटेशन आप बता दीजिए, कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, एग्जांपल जो वर्किंग एग्जांपल्स हैं। कंक्लूड करिए बाय गिविंग द सर्टेन रिकमेंडेशन टू इंप्रूव इट्स वर्किंग, कुछ रिकमेंडेशन देके आप इसको इंप्रूव करने की बात बताइए। इंट्रो में क्या लिखेंगे, आप इंट्रो सामने है आपके, आप चाहें तो इसे एक बार रीड कर सकते हैं। देखिए द इलेक्शन कमीशन, ध्यान से पढ़िए इंट्रो को, द इलेक्शन कमीशन इज इंटरेस्टेड टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है इंडिया के अंदर, जो कि इलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर होगा तो गवर्नमेंट फ्री और फेयर आएगी, ट्रू डेमोक्रेसी हमारा एसेंस निकल पाएगा, है ना। विच आर फाउंडेशनल for the democracy to sustain. Hence, the Constituent Assembly इन्वेस्ट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल भी हमने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंदर है, क्लियर। चलिए बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू कंडक्ट द जनरल इलेक्शन। क्या पावर है, बता दिया कि भाई वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। कौन कौन से, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। जी हाँ, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है उसे भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, क्लियर। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करवाता है। हाँ, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, उससे कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। दोनों में कंपैरिजन है तो दोनों को याद रखिएगा। आर्टिकल की बात कर ली, कहां से कहां तक मेंशन है, 324 से 329 तक मेंशन है। जाएंगे पॉलिटी की बुक में, इसको पढ़ के आएंगे, क्लियर। नो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या मिले हुए हैं, इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखने के लिए। पहला कि चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या है, पहला क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी किस चीज का है, टेन्योर का, टेन्योर की सिक्योरिटी है। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट द सेम मैनर एंड द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर हुआ पॉइंट। इसे हटाया नहीं जा सकता है, सिक्योरिटी मिली गई है। कैसे हटाया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में हटाया जा सकता है। कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, है ना, उसी मैनर में इन्हें हटाया जा सकता है, क्लियर। तो जो कि बहुत ज्यादा टफ है। सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी वेरी डिसएडवांटेज। मतलब एक बार सर्विस में आ गए चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी सर्विस में कोई भी चीज कम नहीं, जैसे उनकी पेमेंट नहीं कम की जा सकती,
जो उन्हें एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जो अलाउंस वगैरह मिल रहा है, वो उन्हें कम नहीं किए जा सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी इंडिपेंडेंट को इंश्योर करने के लिए। 2 पॉइंट हमने देख लिया ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं कुछ और। इलेक्शन कमिश्नर रीजनल कमिश्नर कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। जब तक चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं होगी तो उसे जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं और रीजनल इलेक्शन कमीशन है उसे हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। क्लियर। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस, जब भी केस आए, देखिए एक केस तो आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का केस मेंशन ना करें तो फिर तो गलत बात हो गई। एक केस जरूर मेंशन करना है, वो आपके आंसर में +1 देगा आपको। अगर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं तो 6 मिलेंगे, 6 मिल रहे हैं तो 7 मिलेंगे। 100% मान के रखिए, इसलिए केसेस इंपॉर्टेंट हो जाइए। लिस्ट बना लीजिए कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आया तो ये केस लिखेंगे, ये आया तो ये केस लिख देंगे। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इन मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस अनरब वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर्स 1977 का केस है। यहां पे बोला जाता है हेल्ड दैट द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर प्लेनरी पावर्स विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट द election. The Constituent Assembly has left the scope of expensive residuary power to deal with infinite varieties of situation emerging from time to time. तो ये पावर को यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बढ़ाया गया था और बताया गया था कि क्या इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन की पावर है। ये इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज को बताया था, इंश्योर किया था। क्लियर हुआ। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन has sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of election commission. इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हाँ मेंटेन करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी देखने को मिले हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, कभी एक मेंबर बॉडी होती है, कभी 2, कभी 3 हो जाती है ना, मल्टी मेंबर हो जाती है, अपने हिसाब से उसको बढ़ाते और घटाते रहते हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर डिस्क्राइब नहीं है कि कितने मेंबर बॉडी होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये याद रख लीजिए, यहाँ से याद रख लीजिए डिसएडवांटेज या फिर नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन। अब भैया क्वालिफिकेशन ही नहीं बताई। सोचिए इतनी बड़ी बॉडी है और इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, लेकिन आपने कोई भी क्वालिफिकेशन बताई ही नहीं कि क्या लीगल, क्या एजुकेशनल, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या जुडिशियल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि वो किसी को भी गवर्नमेंट चाहती है, एक तो अपॉइंटमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं है कि इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट हो, किसी को भी आती है और अपॉइंट कर देती है, क्योंकि डिस्क्राइब ही नहीं है ना। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये याद रखना है ना। दूसरा, द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। दो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म है वो स्पेसिफाइड ही नहीं है ना। ये कितनी बड़ी चीज है कि टर्म मेंबर्स जो है उनका कुछ स्पेसिफाइड है, जब मन किया तब हटा दिया, जब मन किया तब लगा दिया, है ना। ये चीज है। इलेक्शन कमिश्नर आर नॉट डिपार्ट फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफिस पोस्ट रिटायरमेंट। ये याद रखना है, बाद में फिर से फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। सम अदर लिमिटेशन क्या क्या है इसके, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन जनरली क्या हो रहा है, अभी देखने को क्या मिल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन, जैसे ये इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर को क्या बना देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं, है ना, प्रमोट करके। तो इसका क्राइटेरिया क्या है सर जी, ये तो बता दीजिए, क्यों बना रहे हो आप, किस बेसिस पे बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो। ये पहले ही आपने सांठगांठ कर ली थी, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है ना। तो जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। सेकंड, अंडर द सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन कमीशन हैज अ पावर टू रजिस्टर बट डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है कि वो क्या कर सके, किसी भी पार्टी को रजिस्टर कर सके, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे सके, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है। क्या पावर नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को क्या कर सके, डी रजिस्टर कर सके, चाहे वो कितना भी वर्स्ट कंडीशन जो है परफॉर्म करे। डज नॉट हैव द पावर टू री रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टीज इवन फॉर द ग्रेवेस्ट वायलेशन। कितना भी वायलेशन कर दे, कितना भी कुछ भी वायलेट कर दे, उसे डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अगर डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, तो लोगों के पास जो पार्टीज उन पे डर ही नहीं बैठेगा, बोलेगा कुछ भी मनमानी करते जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर।
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि 22 लाख वोटर वेयर द इन्फ्रिंज इन देयर नेम्स विद वेयर मिसिंग इन द इलेक्टोरल रोल इन तेलंगाना असेंबली। तेलंगाना असेंबली के अंदर 22 लाख वोटर्स के जो नाम है वो मिसिंग थे, है ना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये सारी चीजें, और उनके ऊपर से वोट हो रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब चीजें। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा recusal from the attending the meeting of the violation of model code of conduct, failure to cut the violence in the West Bengal and alleged to mishandling the EVM। बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ, मिसकंडक्ट हुआ, है ना, ईवीएम वगैरह। तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे मीटिंग ही अटेंड नहीं करनी, क्योंकि आप लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, है ना, क्रेडिबिलिटी नहीं है। लोकसभा इलेक्शन रेज्ड क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं बार बार। तो आप जब तक इसको इंडिपेंडेंट इंश्योर नहीं करेंगे, हमारी डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए, सो कुछ सजेशन देख लीजिए। देयर इज नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ऑल द थ्री अपोजिशन, जैसे कि मैंने बताया ना, क्या क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लॉ कमीशन 255th रिपोर्ट आती है, जिसमें लॉ कमीशन बोलता है कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो कोलिजियम से होना चाहिए, कोलिजियम सिस्टम से होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन रहने चाहिए? प्राइम मिनिस्टर रहने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहना चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ना हो तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिट पार्टी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आपके आंसर में यूज करना है। क्लियर हो गया? अब आप कंक्लूजन में क्या कंक्लूज कर सकते हैं? पूरे को कंक्लूज कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन हैज बीन सीन एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मिडेबल इंस्टीट्यूशन विच हैज लेड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द इलेक्शन। इट्स इम्पार्शियल फंक्शन इज क्रिटिकल नॉट टू बेनिफिट इंडियन बट as a source of inspiration and a ray of hope for many fledgling democracies। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पे देखिए प्रोफाउंड रेमिफिकेशन ऑफ वन अमेंडमेंट। यहां पे जो है वैसे तो एक मुद्दा उठाया था इन आर्टिकल्स के अंदर एक पॉइंट से, लेकिन वो मुद्दा बढ़ते बढ़ते आगे पॉइंट भी बढ़ गया। मैं पूरा करेक्ट समझाता हूं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल के अंदर ये जो है वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, जो गवर्नमेंट की जो पावर है कंट्रोल करने की वेरियस इंस्टीट्यूशन को, वो बढ़ रही है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हो गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, जैसे आरटीआई वगैरह आया था। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे लॉस बना दिए हैं। अभी जो बिल आया है डेटा प्रोटेक्शन का, है ना, और आपको पता होगा उसके अंदर हमने पहले बात की थी वेरियस लेक्चर्स के अंदर कि डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा फ्यूडिटरीज क्या होता है। मैं क्या करूंगा, आज मैं उसका एक क्लिप निकाल के अलग से मैं पोस्ट कर दूंगा, और उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। एक से हमारा जो स्टैटिक वाला चैनल है, जहां पे हम सिर्फ स्टैटिक को डिस्कस करते हैं जिससे हौच पौच ना हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे जाना है और वहां पे जाके इसको देख लेना है ना। तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए, जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बात करेगी, ये सारे डेटास को निकालेगी। अब ये क्या इन्होंने बोल दिया है कि भैया कि गवर्नमेंट की या फिर भारत की जो है किस चीज़ को बचाए रखने के लिए उन्होंने बोला कि भाई सिंपल सी चीज़ है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते। किस बेसिस में? अगर वो चाहें तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा सकते हैं फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, है ना। तो ऐसा बोल के कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाया जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। ठीक है, इन्होंने बोला डीपीआई विल हैव द ग्रेट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। द सिलेक्शन कमेटी जो डीपीआई को सेलेक्ट करती है उसके अंदर कौन कौन रहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके नॉमिनी रहते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड वन पर्सन विद एक्सपर्टाइज एंड रिप्यूट इन द डेटा टेक्नोलॉजी फील्ड। तो ये ट्रेमेंडस पावर इसके अंदर रहती है, इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क करता है। ऐसे ही अदर इंस्टीट्यूशन को बनाने की आवश्यकता है। देयर बी सर्टेन डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द रेगुलेटरी बॉडी, वही सारी चीजें बात की गई। सिंस डीपीएआई विल इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग एनफोर्सिंग द लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी सेटिंग, रिसर्च, अवेयरनेस, इंक्वायरी, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग एंड एजुकेशन। आपको पता है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कई बार कि ये जो है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, है ना, श्रीधर जी। तो एम श्रीधर जी का नाम आपको याद रखना है, ये फॉर्मर रह चुके हैं। तो ये आर्टिकल लिखते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। अब देखिए, ये बोलते हैं कि
सिंपल सी चीज है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब कोई भी, जैसे कि गवर्नमेंट ने करप्शन किया है या कुछ भी ऐसा, तो अब एग्जीक्यूटिव को अगर प्रॉपर कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो क्या ऐसा डेटा, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना। आप सभी लोगों को पता है नहीं निकल पाएगी। इसलिए जरूरी है, क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि उसको इंडिपेंडेंट ही रखा जाए, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का द डायरेक्ट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बिकम अ बिग चैलेंज। तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, है ना, अगर डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है एग्जीक्यूटिव का, अकाउंटेबिलिटी खतरे में आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी खतरे में आ जाएगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, और जो हमारा एसेंस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल के अंदर मिलता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर मिलता है, उसे भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल बेसिस में कर्व कर दिया गया है। सो कॉल्ड द डेटा प्रोटेक्शन बिल इन द नेम ऑफ द प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के नाम पे डेस्टिनी टू डिस्ट्रॉय द राइट टू इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ना। तो ये कह रहे हैं कि एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। देयर इज नीड टू बी एन हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द डेटा प्रोटेक्शन and between the data protection, privacy and right to information. There is a harmonious balance between the privacy and right to information. क्लियर हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आता है, सेल बी अमेंडेड, जो है अमेंड किया जा रहा है इसको, और इसमें अंदर क्या क्या है, द वर्ड डिस्क्लोजर, या पढ़ सकते हैं ना, दिया रहेगा, तो एक बार जाके इसको रीड कर लेना है। वैसे मैं क्रक्स आपको समझा दिया हूँ, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम केस की बात ना करें तो बिल्कुल गलत हो ही जाएगा। आपको पता है कि द रेशियो मद्रास बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इग्नोर्ड, द न्यू ड्राफ्ट बिल, द प्रोविजन ऑफ सिलेक्शन कमिटी इन NTTA, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट, ये याद रखना, बहुत स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसे ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको हटा दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया इसके अंदर भरे पड़े हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल मेंबर है ही नहीं, तो किस बेसिस में आप ये कर रहे हैं? तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगा। तो इससे इस बॉडी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? तो ऐसे एग्जांपल भी आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। आपको पता होगा कि वेजिटेबल्स के प्राइस जो है दिन पे दिन रोलर कोस्टर की तरह बढ़ते जा रहे हैं, कहीं एकदम से हाई हो जाते हैं, है ना। तो ये छोटी सी चीजें हैं। चलिए, अ न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अभी क्या चल रहा है? CBD, कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैंने कल ही बोला था, क्या बोला था? अगर जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, जाइए फटाफट लेक्चर को देखिए उसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नहीं छोड़ना है। जी हाँ, नहीं छोड़ना है, आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। डे बाय डे एक एक पॉइंट भी सीखते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा, आधे घंटे देना रहता है आपको, हाफ एन आवर का लेक्चर रहता है, उससे ज़्यादा का लेक्चर रहता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 35 मिनट का लेक्चर। अगर आप इसको हर दिन देखेंगे तो आपका सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाने हैं, है ना। आप फॉलो करके देखिए 1 महीने, फिर देखिए 1 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा कि सर बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है CBD की हमने बात की थी, वैसे मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा CBD के लिए, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, पर यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ डे बाय डे। यहाँ पे आप देखिए CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अभी मीटिंग चल रही है यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट के अंदर। तो मॉन्ट्रियल रिसेंटली चल रही है, व्हेन 188 और 196 गवर्नमेंट एग्री टू अ न्यू फ्रेमवर्क टू हॉल्ट शार्प एंड स्टडी लॉज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दीज गवर्नमेंट कनिंग मॉन्ट्रियल गवर्नमेंट बायोडाइवर्सिटी। इसके ऊपर मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, प्री और मेंस दोनों के अंदर क्वेश्चन आएगा। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, याद रखना है, GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क सेट कर रहे हैं क्या? 4 गोल को 2050 तक अचीव करना है, साथ ही साथ 23 टारगेट्स फॉर 2023 के लिए। क्लियर? चलिए मैं आपको क्रक्स ही समझा देता हूँ, उस पूरे आर्टिकल का क्रक्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए कितना ध्यान रखता हूँ मैं आप लोगों का, है ना, कि आपको मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े, एक जगह चीज़ें मिल जाएं जिससे आप इजिली पढ़ लें। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD कहाँ से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत, किसी का जन्म कब होता है वहाँ से शुरू करते हैं और आज प्रेजेंट तक पहुँचते हैं। ठीक है, कहाँ से जन्म हुआ था?
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD रियो अर्थ समिट होता है 1992 में। ये बात है उस समय की जब हम बच्चे हुआ करते थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ना हुआ करते थे, है ना। कुछ लोग तो हुआ भी नहीं करते थे, है ना। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी पढ़ रहे होंगे जो उस समय हुआ भी नहीं करते थे। कोई बात नहीं। रियो अर्थ समिट 1992 में होता है, रियो अर्थ समिट, जिसके अंदर 196 पार्टीज आती हैं, मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर। क्लियर, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, आप ये तो बता दिए। चलिए बता देते हैं। ऑफन कॉल्ड द वेब ऑफ लाइफ, आप ऐसा कह सकते हैं इसे, वेब ऑफ लाइफ। जब भी आंसर लिखने के लिए आए बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज हुआ है, इंट्रो लिखना है, क्या लिखेंगे, वेब ऑफ लाइफ यूज करेंगे इस वर्ड को। देखिए 2-3 शब्द हैं, ऐसे चीजों को ही आर्टिकल से सीखना है, अपने वोकैब को बढ़ाना है ना। वेब ऑफ लाइफ, लाइफ का एक तरीके से चक्रव्यूह है, वेबसाइट है, वेबसाइट ऐसा बना हुआ एक दूसरे से कनेक्टेड है। बायोडाइवर्सिटी सिग्निफाइज द वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ विच आर ऑल कनेक्टेड एंड सस्टेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इनेबलिंग ह्यूमंस टू कोएग्जिस्ट। क्लियर हुआ। दिस इज व्हाट वी कॉल द बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब किसी भी जीव जिसमें जान होती है, जिसके अंदर लाइव होती है, जिंदगी होती है, उसकी डाइवर्सिटी, लिविंग बीइंग की डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ जो रहते हैं, विच ऑल आर कनेक्टेड, जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। वेब, वेब क्या होता है, कनेक्शन होता है ना। वेब का मतलब क्या होता है, कनेक्शन होता है। सस्टेन द बैलेंस, जो इकोसिस्टम को, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस बना के रखें। इनेबलिंग ह्यूमन टू कोएग्जिस्ट, है ना, इनेबल करके रखें। दे इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट टू परफॉर्म द होस्ट ऑफ फंक्शन। द CBD स्टेट्स दैट ओनली अबाउट 1.75 मिलियन species have so far been identified, including the numerous insect, while they may have 13 मिलियन स्पीसीज। अभी तक हम सिर्फ 1.75 मिलियन स्पीसीज तक पहुंच पाए हैं, देख पाए, समझ पाए हैं, जो कि अभी बताया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो कितना है, वो 13 मिलियन तक है। देखिए कितनी बड़ी स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिया की, मतलब वर्ल्ड के अंदर है ना, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं अभी तक, उनको वहां तक भी हमको पहुंचना है। तो ये क्या है, कंजर्व करने की आवश्यकता है किसको, बायोडाइवर्सिटी को। क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट, मैं डिटेल्स में दिखाता हूं जूम करके। सस्टेनेबल यूज करिए, ऐसा नहीं कि एक दिन यूज किया दूसरे दिन कल जो पहुंचे तो कल खत्म हो गया। फ्यूचर जनरेशन, जो आपके बच्चे आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन होगा, उनके लिए भी बचा कर रखिए, है ना। ऐसा ना हो कि वो शेर को कहां देखें, सिर्फ फोटो और वीडियोस में देख पाए, है ना। कंजर्व करिए, वो भी बेचारे उसका आनंद ले पाए, है ना। सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट डेराइव फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज निकलेगा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको सभी लोग बराबरी से यूज करें। फिर एक होता है हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अभी हम ये देखेंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल। द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी, तीनों पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, आंख बंद करिए, तीनों पॉइंट को रट लीजिए। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपका व्यथा नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी अनइंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं लिखता ही नहीं हूं, लेके नहीं आता हूं। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी एंड नागोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू CBD के अंदर 2 प्रोटोकॉल आते हैं, एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल होता है, एक होता है नागोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना नागोया दोनों में क्या रखना है, डिफरेंस याद कर लेना है। कार्टेजेना किस चीज के लिए, बायोसेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए, है ना, बायोलॉजिकल चीजों में सेफ्टी बरकरार रहे। नागोया प्रोटोकॉल क्या है, एसेस जो जैसे हल्दी हो गया, हल्दी जो है एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हल्दी हो गया, हल्दी के बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर क्या हो गया, पेटेंट रखवा ले, कोई एक कंपनी यूज कर ले और उसको पेटेंट मिल जाए, हम हल्दी यूज ही ना कर पाए। हल्दी कहाँ यूज करते हैं, आप लोग देखेंगे ना, थोड़ा चोट लग गया घर में, आप लोगों की मम्मी पापा क्या करते हैं, हल्दी लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं। पहले जमाने में बहुत हुआ करता था, है ना, हम लोगों की छोटा चोट लगी, आप लगा दीजिए हल्दी, फिर देखिए खून बिल्कुल बंद हो जाएगा आना, वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें निकले तो नागोया प्रोटोकॉल के अंदर असेसमेंट ऑफ द एसेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग आर द सप्लीमेंट्री टू एग्रीमेंट टू CBD। क्लियर हुआ, दोनों प्रोटोकॉल को याद रखना है। यूनाइटेड नेशन CBD के अंदर 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक नागोया हो गया और एक कार्टेजेना हो गया, दोनों को याद रखना है। क्लियर, चलिए
अब हम देख लेते हैं कार्टेजियन और नागोया को बारी बाय बारी करके। वो 2003 में आता है, ये 173 पार्टीज रेटिफाई करते हैं। सीक्स टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोजिंग द लिविंग मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जानवर हैं जो स्पीसीज हैं उन्हें बचा के रखना है ना, उनकी प्रोटेक्शन को रखना, ये कार्टेजियन प्रोटोकॉल का एम है। नागोया प्रोटोकॉल क्या करता है? एम्स टू शेयर द बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स निकल के आए अराइज हुए फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज का, आप जो भी जेनेटिक्स से यूज करेंगे उनसे जो यूजेस जो भी आए उसको फेयर तरीके से और इक्विटेबल सब में बराबर तरीके से बेनिफिट को शेयर किया जाए सब में, ये पॉइंट याद रखना है। सेकंड, इंक्लूडिंग द एप्रोप्रिएट एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज का एप्रोप्रिएट रिसोर्स को एंड एप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ रिलेवेंट टेक्नोलॉजी, रिलेवेंट टेक्नोलॉजी को अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रांसफर करना, ये आपको याद रखना। जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आए उसको अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रांसफर करना। यहां तक आ गया, ये बैकग्राउंड देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं किसकी? कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की, जो अभी रिसेंटली चल रहा है। वेरियस आर्टिकल आने वाले हैं, यहां पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF 4 गोल है इसके अंदर, 23 टारगेट्स हैं, ठीक है। 4 गोल को 2050 तक पूरा करना है, 23 टारगेट्स को 2030 तक अचीव करना है। टू रिस्टोर द नेचुरल इकोसिस्टम बाय 2030, 2030 के पहले हमें रिस्टोर करना है सारे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को। क्लियर? जैसे कि जीबी आप देखेंगे 2022, कुछ इसके फीचर्स देख लीजिए, 2 फीचर्स है ना। पहला फीचर क्या है? द GBF इंक्लूड्स 4 गोल्स एंड 23 टारगेट टू एड्रेस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को उसे रिस्टोर करना है। नेचुरल इकोसिस्टम को 2030 तक हमें रिस्टोर करके रखना है। टारगेट्स क्या क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स, वैसे तो है टोटल 23 टारगेट्स, पर कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे प्रोटेक्टिंग द एटलीस्ट 30%, ये क्या करेगा यूपीएससी? 30 को क्या कर देगा? 50 कर देगा, 30 को क्या कर देगा? 100 कर देगा, 10 कर देगा, है ना। नंबर में चेंज कर देगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, सर बिल्कुल, अरे ये सर पढ़ा था पर हमने नंबर पे ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारा गलती हो गई, ये तो सिली मिस्टेक हो गई। अरे सर जी नहीं करना है ना सिली मिस्टेक, ये इसलिए तो सिखा रहा हूं आपको, और किस लिए? प्रोटेक्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, वाटर, कोस्टल एंड मैरीन एरिया को, वर्ल्ड के टोटल जो लैंड है, वाटर है, कोस्टल है और मेरीन एरिया है, उसके 30% चीजों को बचा के रखना है। रिस्टोर करना है एटलीस्ट 30% और डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर, कोस्टल, मेरीन इकोसिस्टम को रिस्टोर भी करना है। क्लियर? रिड्यूस करना है या फिर एलिमिनेट ही कर दीजिए क्या? लॉस ऑफ एरिया विथ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, जहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस है, वो जो लॉस हो रही है एरिया, उसको हटाना है ना, कि लॉस ना हो। कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट, ग्लोबल में फूड ज्यादा वेस्ट होता है, जो हमें उसको कट करना है। अब लोग देखेंगे ना शादियों पार्टी में क्या होता है, आप देखने को मिलेगा, बहुत बड़े लेवल में खाना बनवा लेंगे और बस फेंक देंगे, तो उस चीज को इमिट करना है, कट करना है ना। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के यूज को, हैजार्डियस केमिकल्स के यूज को आधा करना है, खत्म करना है एक तरीके से, है ना। फेस आउट करना है रिफॉर्म सब्सिडीज हैं जो हार्म कर रही हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। एटलीस्ट $500 बिलियन पर ईयर तक हमने ये टारगेट रखा है। स्केलिंग इंसेंटिव वगैरह को रिड्यूस करना है। मोबिलाइज करना है एटलीस्ट $200 बिलियन पर ईयर इन फंडिंग फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कॉस्ट। तो इतना फंड जो है हमें मूवेबल बनाना है, मूव करवाना है, बायोडाइवर्सिटी में यूज करना है। इंक्रीज करना है इंटरनेशनल फाइनेंस फ्लो को, है ना। इंटरनेशनल से तरीके से हर एक जगह से जो फाइनेंस है वो पैसा जो है आए डेवलपिंग कंट्रीज के पास। एटलीस्ट कितना? $20 बिलियन पर ईयर बाय 2025 तक आना स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट $30 बिलियन पर ईयर बाय 2030। 2025 तक तो कम से कम 2025 से 25 तक तो क्या इंश्योर करना है कि क्या हो, $20 बिलियन हो जाए। 2030 तक इंश्योर करना है कितना हो जाए? 2030 तक $30 बिलियन हो जाए, है ना। तो ये इंश्योर करना है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नंबर पूछ लेंगे आपसे,
यूपीएससी आजकल यही कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ कॉन्सेप्ट सर मालूम है, नंबर्स याद नहीं करना, याद करना है ना। प्रिवेंटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, जो इन्वेजिव स्पीसीज ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं जो कि हमारे नेटिव स्पीसीज को हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे स्पीसीज को रिड्यूस करना है, इस्टेब्लिश करना है द अदर नॉन पोटेंशियल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। क्लियर। चलिए कुछ गोल्स की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, है ना। गोल्स की बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए गोल्स ऑफ जीबीएफ, जीबीएफ का गोल क्या है अगर आप देखेंगे तो ये देखिए गोल्स ऑफ जीबीएफ बताता हूं मैं आपको क्या है, बताइए। मेंटेनिंग, इनहेंसिंग और रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी, कनेक्टिविटी, मेंटेन करना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, इनहेंस करना और रिस्टोर करना, मेंटेन करके रखना है ना, जो चल रहा है उसको मेंटेन करना, इनहेंस करना, बढ़ाना, और जो डिग्रेड हो गया है ऐसे नीचे आ चुका उसको क्या करना है, रिस्टोर करना। द इंटीग्रिटी, कनेक्टिविटी, रेजिलेंस ऑफ ऑल इकोसिस्टम, इंटीग्रिटी, कनेक्टिविटी, रेजिलेंस ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सारे प्रकार की इकोसिस्टम कोई चीज करने की आवश्यकता है। halting human induced extinction of threatened species, reducing the extinction rate of risk of all species, जो भी स्पीसीज एक्सटेंशन की कैटेगरी में जा रही हैं उन स्पीसीज को वापस लेके आने की आवश्यकता है। क्लियर। और उन्हें रिड्यूस करना है कि उनका रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन जो है रिड्यूस हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए ना जितना ये अर्थ, जितनी ये पृथ्वी हमारी है उतनी इन जीवों की भी है ना। भगवान ने किसी के साथ भेदभाव तो किया नहीं है, इसलिए जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है। सी पॉइंट देखिए, मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, याद रखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी होमवर्क है आपका। बताइए क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए 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 लिखिए, अब भी लिखिए आप लोग। विथ पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेशन स्पीसीज, याद रखिएगा, मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेशन स्पीसीज, सस्टेनेबली यूज ऑफ मैनेजिंग बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है बायोडाइवर्सिटी को और उसे मैनेज करना है। ये चारों गोल और कुछ इंपॉर्टेंट हमने टारगेट्स और सारे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड पॉइंट्स हमने देख लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट रिफॉर्म यूएन विल बी ओवरटेकन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बोला ये कौन है, ये हमारी इंडियाज की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के अंदर, है ना। रुचिरा कंबोज इनका नाम है ना। एड्रेस कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर। तो इन्होंने कहा कि देखिए सर, या तो आप यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म लेके आइए, है ना। वो एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो बदला नहीं उसे बदल दिया गया, है ना। तो जो बदला नहीं वो बदल दिया गया। तो अगर आप यूनाइटेड नेशन को बदलते नहीं है, उसके ऊपर समय के अनुसार उसके अंदर रिफॉर्म नहीं लाते हैं, भैया P5 बना के रख लिया आपने, है ना, परमानेंट 5 कंट्रीज, अब और किसी कंट्री को उसको अंदर लेके नहीं आ रहे, जबकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जैसी कंट्री, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसको नहीं लेके आ रहे हो, इकोनॉमी भी बढ़ रही, सब कुछ है, फिर भी नहीं लेके आ रहे हो, इतना बड़ा वास्ट रिप्रेजेंटेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। ऐसी और भी कई कंट्रीज हैं। तो अब आपको रिफॉर्म की आवश्यकता है सर जी। अगर आप नहीं बदले तो आपकी जगह आपको ही बदल दिया जाएगा, किसी और को लेके आ जाया जाएगा। तो ये बता रहे हैं, इन्होंने बोला कि अगर यूनाइटेड नेशन ने अपने आप को नहीं रिफॉर्म किया, नहीं चेंज किया, तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन को चेंज कर दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जगह कौन ले लेगा, अलग अलग ले लेंगे। यहां पे ने बताया कि G20 एक इमर्जिंग इकोनॉमिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की जगह इन नियर फ्यूचर ले सकती है ना। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, एक आर्ग्यूमेंट था जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं अगर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड पॉइंट आता है ना। क्लियर। जो बदला नहीं उसे बदल दिया गया, बिल्कुल याद रखना है ना, भूलना नहीं है ना। तो ये देख लिया। अब देखिए, नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ द सबमरीन वागिर टू कमीशन इन जनवरी, है ना। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ना। अब मैं इसको डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आप लोगों के लिए। 5वीं है ऐसे तो वागिर, मैं बाकी और भी 4 आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ये फ्रेंच से कोलैबोरेशन करके हमने उनकी टेक्नोलॉजी लेके ये चीज़ बना रहे हैं। तो ये नियर फ्यूचर कब तक आ जाएगी, जनवरी तक हमारे पास आ जाएगी, है ना। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, है ना। ये देखिए इन सर्विस के अंदर आप स्क्रीन के अंदर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए
द लिस्ट ऑफ नॉन सबमरीन्स ऑफ इंडियन नेवी। अब देखिए जो सर्विस के अंदर ये तीन, ये आपको ध्यान से आई होप दिख रहा होगा, है ना। मैं और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं और बढ़ा देता हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर, चलिए ये देखिए अरिहंत, है ना। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है, बताइए कौन सा है, ये वाला कालावारी। आप ये देख पा रहे होंगे ना कालावारी को, ये कालावारी क्लास है ना। ये जो क्लास है कालावारी क्लास, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अटैक सबमरीन है। ये कौन से सबमरीन है, ये तीनों सबमरीन जो है अटैकिंग सबमरीन है। क्लियर, ये इसकी टोटल कितनी है, ये देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। ये पांचवी अभी हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये फ्रांस और इंडिया का कोलेब्रेशन है। 1775 टन अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है। आईएनएस कालावारी पहले आई, फिर अनस खंडेरी, करांच, बेला, बागीर, है ना, याद रखना है। कुछ और देख लीजिए, जैसे कि वेस्ट जर्मनी से हमने क्या, शिशुमार, शंकुश, शाल्की, शंकुल, है ना, तो ये नाम याद रखना है। फिर अटैक सबमरीन जो है ये यहाँ पे 7 सबमरीन है। सोवियत यूनियन, रशिया से भी हमारा कोलेब्रेशन है जो कि सबसे बड़ा है, 3076 टन का है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो है ना। ये सिंधुराष्ट्र S65 ये रिसेंटली की है ना। तो ये आपको याद रखना है। अरिहंत क्लास की भी हो गई, है ना, तो ये आपने याद रख लिया। अंडर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये बैलिस्टिक मिसाइल जो मिसाइल्स हैं, सबमरीन है, SSBN S4 कोड नेम से है। अरिहंत क्लास है, कालावारी क्लास, अटैक सबमरीन, INS वागसीर जो है फ्रांस के साथ, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, जिसकी सबसे स्टार्टिंग में जिसकी न्यूज़ है, उसी में ये 6वें नंबर पे है ना। ये बताया जा रहा है कि लगभग 20 अप्रैल को जो है 2022 में लॉन्च हुई थी, और आगे देखने को मिलेगा कि ये आ सकती है 2023 तक, लास्ट तक ये आ सकती है हमारे पास, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। कुछ प्लानिंग भी की गई है, S5 प्रोजेक्ट, ये तो इसको नाम भी कुछ आप देख सकते हैं, इसको जाना है ना। आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सबमरीन है। एक बार नजर डालना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। क्लियर, अब देखेंगे यहाँ पे Mazagon Docks Shipbuilders Limited in the Mumbai on the Tuesday. The ship is scheduled to become the commission into the service in जनवरी में ये कमीशन हो जाएगा इंडियन नेवी के अंदर। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। क्लियर, फ्रेंच कोलेब्रेशन की मैं जैसे कि बात कर रहा था को, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 75 बाय MDL अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द नेवल ग्रुप फ्रांस, 3.7 बिलियन का $75 बिलियन का डील है। ये साइन हुआ था अक्टूबर 2005 के अंदर। द प्रोजेक्ट इज अबाउट 4 ईयर बिहाइंड द ओरिजिनल शेड्यूल। द फर्स्ट सबमरीन INS कलवारी आया था। पहला कौन सा आया था, INS कलवारी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना। ये देखिए INS कलवारी, ये देखिए कलवारी क्लास है। ये पहले तो कलवारी क्लास हो गया, कलवारी क्लास के अंदर INS कलवारी। क्लियर हुआ। नाउ दूसरा कौन सा है, वो कब आ गया था 2017 के अंदर। सेकंड INS खंडेरी, INS खंडेरी नाम याद रखना है आपको, सितंबर 2019 के अंदर। तीसरा INS करांज जो मार्च 2021 के अंदर आया। चौथा INS वेला जो कि नवंबर 2021 के अंदर आया। और अभी पांचवा कौन सा आ रहा है, आपको पता ही है पांचवा कौन सा आ रहा है, ये हमारा वागीर, INS वागीर। तो ये नाम याद रखना है, पांचों के नाम आप याद रख लीजिए। पहला सबमरीन कौन सा है, कलवारी, है ना। दूसरा कौन सा है यहाँ पे, खंडेरी। तीसरा कौन सा है, करानी, ठीक है। चौथा कौन सा है, वेला। और पांचवा कौन सा है, वेला के बाद वी आएगा, वी के बाद वागीर, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत ये किया गया है। नाउ फिर एक कन्वेंशनल सबमरीन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है कि 751 ऑफ द RPF स्टेज में, है ना। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपको, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो 7 सबमरीन, इट इंक्लूड 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन अभी हम लोगों ने देखा, है ना। अगर आप देखेंगे तो INS कालावारी, खंडेरी, कारांच, वेला, वागीर, ये तो हमने देख लिया, फ्रांस के साथ है ना। नाम दे देगा, पूछेगा किस स्टेट के साथ है, किस कंट्री के साथ है, ये किससे लिया गया, फ्रांस, जर्मनी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूजन नहीं, एक दो बार देख लेंगे ना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। सिंधु घोष क्लास के अंदर अटैक सबमरीन है। सिंधु घोष, सिंध जो है, जहां पे सिंध वर्ड आए वो किसका है, सिंध, सोवियत, SS सोवियत बोले तो रशिया, याद रहेगा, है ना। क्लियर, ये साथ के साथ आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया, चलिए
अब थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए, इट इज अ मैटर ऑफ द ग्रेट प्राइड ऑफ द वागिर हैज कंप्लीट द मेजर ट्रायल इंक्लूड द पेपिंग सेंसर ट्रायल कंपेरिजन ऑफ ऑयली एंड सबेरिन, है ना। तो 6 1 जो है वागिर वॉज लॉन्च इन द नवंबर 12 2020 कमेंसी फरवरी 2022 में। द सिक्स एंड द लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन जो होगी हमें वागसिर होगी, जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो वागसिर जो होगी वो लास्ट होगी इस सीरीज में, है ना। तो छठवीं होगी, वागिर के बाद कौन सी होगी, वागसिर, है ना। तो ये याद रखना है। 3 वी वाली हो गई, 3 के वाली हो गई शुरू की, के वी वी वी, है ना। तो 6 के नाम आपको रट लेना है ना। कालावारी, खंडेरी, कारांज, वेला, वागिर, है ना, ये याद रख लेना है। और कौन सी आने बागशीर आने वाली, बागशीर जो है आने वाली है ना। तो ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना।